हेलो फ्रेंड्स, आई एम आनंद कुमार झा और मैं आप सभी को केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर से केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री की दिशा तय होती है, क्योंकि इस चैप्टर में जो चीजें यूज होंगी वो फिजिकल केमिस्ट्री के आने वाले हर एक चैप्टर्स में यूज होंगी। इसमें हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे और मैं इस वीडियो को पूरा एक ही शॉट में लेने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो गई है तो मैं इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में जो हमारा सबसे पहला चीज होता है, जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोल क्या होता है, वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सबसे बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारे लिए। तो मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन के रूप में बताऊंगा, आपको डेफिनेशन के रूप में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन के रूप में अक्सर हम इसे भूल जाते हैं और इसके कारण क्या होता है कि बहुत ही कंफ्यूजन बाद में क्रिएट भी होने लग जाती है कि यार एक्चुअली था क्या ये। तो मैं इसे कह दूंगा कि अगर केस 1 ले हम, कि अगर आपके पास वेट इज गिवन, अगर आपको किसी भी चीज का वजन दिया हुआ है तो आप इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो बेसिकली अगर आपके पास वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स, जो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा वेट, जो आपके पास गिवन वेट होगा अपॉन जिसका आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरीके से जब आपके पास वेट गिवन होगा तो हम किसी का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कितना है। दूसरे केस की अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एंटिटीज अगर गिवन है हमारे पास, केस 2, नंबर ऑफ एंटिटीज आर गिवन। अगर ये नंबर ऑफ एंटिटीज की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ एंटिटीज क्या हो सकती है? नंबर ऑफ एंटिटीज हमारी एटम्स हो सकती है, मॉलिक्यूल्स हो सकती है, आयंस हो सकती है, तो इसी को हम नंबर ऑफ एंटिटीज कहेंगे। तो बेसिकली मैंने नंबर ऑफ एंटिटीज को क्या बताया? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, ये तीनों जब हमारे नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी। तो जब ये सारी चीजें हमें दी गई हो तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल? तो बेसिकली इसी में हम नंबर ऑफ मोल, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, ये इक्वल्स टू एन, एन डिनोट्स फॉर नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इस तरीके से हम निकालेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन होंगी। और वही जब हम तीसरे केस की बात करें, जब हमारे पास वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन होगा, यानी कि केस नंबर 3, जब वॉल्यूम एट एसटीपी हमारे पास गिवन है। तो बेसिकली जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एसटीपी जब गिवन होगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो हमारे पास उसकी वॉल्यूम होगी उसे हम डिवाइड करेंगे 22.4 से। तो इसीलिए मैं इसका फॉर्मूला देता हूं, n इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के थ्रू एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके थ्रू हमारा कोई भी टॉपिक ना छूटे, हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ सके और आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत ही बेसिक से चलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको एक वाइट मैप भी बता देता हूं, जैसा कि इस बुक में भी दिया हुआ है कि अगर आपको निकालना है मोल्स, मोल्स आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। जो पहला तरीका हमने देखा, वेट जब हमारे पास गिवन था, जब हमारे पास वेट गिवन था। दूसरा हमने देखा जब हमारे पास एंटिटीज गिवन थी। और तीसरा हमने देखा जब हमारे पास वॉल्यूम इन लीटर गिवन था। अब हमें करना क्या है? हमें बस
बेसिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यूज करना है, उसी के आधार पे ये वाई मैप तैयार होता है। तो अगर हम मोल्स में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वेट आ जाएगा, और अगर हम वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, कि इसी चीज को यहां पे दर्शाने की कोशिश की गई है। ठीक उसी प्रकार आप गैस कर सकते हैं कि एंटिटीज को क्या लिखेंगे। तो बेसिकली जब ये एवोगाड्रो नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जब हमें मोल से एंटिटीज निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और जब हमें एंटिटीज से मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक उसी प्रकार से वॉल्यूम का केस, अब मैं समझता हूं कि आपको बताने की जरूरत भी नहीं होगी कि जब हमारे पास वॉल्यूम गिवन है उससे अगर हमें मोल्स निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4, और अगर जब हमें मोल से वॉल्यूम निकालना है तो डिवाइडेड बाय 22.4। मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तो कभी भी इस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड इसके ऊपर बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब हम बोर्ड एग्जाम भी देते हैं स्कूल लेवल में तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो सारे बेसिक्स भी इसी से क्लियर होते हैं। तो ये तो हमने पहला टॉपिक अपना क्लियर कर लिया। अब मैं आपको इसके बाद बताने जा रहा हूं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अक्सर हमसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा जाता है, तो इसे भी हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को भी एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मेरे रिटर्न नोट्स है उसमें भी गिवन है CaCO3 का। CaCO3 का मैंने एग्जांपल ले लिया। तो इसमें जब परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें जब निकालना होगा तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो होगा एटॉमिक वेट। किसी भी चीज का एटॉमिक वेट, यस हमें पता होगा, जैसे कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सभी का एटॉमिक वेट हमें पता होगा। उसको हम नंबर ऑफ एटम्स उसके कितने उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल वेट, क्योंकि तभी तो हम कंपोजिशन निकाल सकते हैं। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारा लास्ट मोटिव क्या होता है कि जो एक्चुअल टोटल की वैल्यू है, ये बिल्कुल एक सिंपल मैथमेटिक्स ही है, इसमें कोई ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं है। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि मान लो भाई आपके पास 3 चॉकलेट है, किसी के पास 4 चॉकलेट है और किसी के पास 5 चॉकलेट हैं, तो फिर जो जिसके पास 3 चॉकलेट हैं उसके पास टोटल चॉकलेट की कंपोजिशन कितनी हो गई, है ना? तो फिर वो आदमी तो एक है, ठीक है, तो एक चॉकलेट के मायने तो एक सिर्फ एक रहेगा, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ चॉकलेट कितने हैं, वो 3 हो गए, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया हमने एंड डिवाइडेड बाय टोटल चॉकलेट्स कितने हो गए, 5 + 4 + 3 = 12। तो ठीक उसी प्रकार से इससे भी निकलेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन जब हमें डिफाइन करना होगा तो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट की एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट कितना है ना? अब वैसे कितने हो सकते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो एक एटॉम है, लेकिन जब O2 की बात करते हैं तो वो 2 एटॉम है, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि इसका वेट तब दुगना हो गया इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को CaCO3 में अब हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले, अच्छा परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं देन ऑब्वियसली हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जैसे हमें इसमें कार्बन का कंपोजिशन निकालना है, कंपोजिशन ऑफ कार्बन, है ना? तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना है, 12। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कार्बन के, 1। और टोटल मास CaCO3 का कितना है, देखिए अगर इसका टोटल मास निकाला जाए तो कार्बन का तो 12 हो गया और
का हो गया 16, 16 3 जा 48, 48 यहां से हो गया 10 और 40 हो गया, कैल्शियम का हो गया। तो ये बेसिकली 100 हो गया। तो ये हमारा 100 टोटल मास है, तो अपॉन 100 हम कर देंगे। जब अपॉन 100 हमने किया तो ये निकल गया कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन CaCO3। बट जब हमें परसेंटेज कंपोजिशन की बात कहेगा तो उसे हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो फिर ये आएगा 12% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट और यू कैन से दिस प्रोडक्ट CaCO3। उसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम का निकालें, कैल्शियम का 40 होता है, इसका जो है नंबर ऑफ एटम 1 है, अपॉन में 100 करना है क्योंकि टोटल मास 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, 100 से 100 करना है, ये आ गया 40%। और ठीक उसी प्रकार से जब हम ऑक्सीजन का निकालेंगे तो फिर ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का जब हम निकाल रहे होंगे तो ऑक्सीजन का तो एटॉमिक वेट होता है 16 और नंबर ऑफ एटम्स इसके किसके हैं 3। मैं बस इसी बारे में बात कर रहा था कि भाई एक तो है लेकिन वैसे वैसे कितने हैं, तो उसी में एटम्स की बात आती है 3 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 16 3 जा 48। अब आप इसे जब ऐड करके देख लेंगे तो 8 to 10 कैरी 1 4 4 8 1 9 एंड 10, ये 100% ये कंपोजिशन हमें दिख गई। इसी कंपोजिशन की हम बात करते हैं, इसी कंपोजिशन से, परसेंटेज कंपोजिशन से सवाल पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। वो सवाल किस प्रकार से हो सकते हैं कि आपको बोल देगा कि मान लो 10 ग्राम ऑफ एक्स कंपाउंड में इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो फिर 20 ग्राम में 30 ग्राम में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो फिर इसीलिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने मोल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया, अब हमारे पास आती है डेंसिटी। डेंसिटी भी समझना बहुत जरूरी है। डेंसिटी में कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है ना। डेंसिटी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, कई बार फिजिक्स में भी जैसे बर्नौलीज प्रॉब्लम वगैरह जब सॉल्व करते हैं तब भी यूज करते हैं। तो बेसिकली डेंसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला तो है, लेकिन इसमें ना अलग अलग चीजें आती हैं। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। जैसे हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा हुआ है, PV इक्वल्स टू nRT, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक, ये जो हो गया नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को भी हम मास से डिफाइन करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम मास ले आएंगे तो इसका जो कुछ एक रिलेशन बनता है वो सीधे आप नोट कर लें कि ऐसे D1 अपॉन D2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2, एक ये रिलेशन बनता है। और एक रिलेशन बनता है इसका D1 अपॉन D2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, ये एक रिलेशन बनता है। ये सिंपल सी चीज थी जो डेंसिटी में इसके रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इन सारे क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। ठीक, अब डेंसिटी के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास हालांकि बड़ा आसान सा टॉपिक है, उसे भी मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा एंड उसके बाद आप बड़े अच्छे से समझ भी जाएंगे उसे। एवरेज एटॉमिक मास, इसे पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये मासों की
एवरेज की बात कर रहा होगा, मासेस की एवरेज की बात कर रहा होगा, लेकिन हम किसी का भी मास नहीं ले सकते, हम आइसोटोप्स के मास को लेंगे। आइसोटोप्स क्या होता है? जिसका जो है एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे करके रखा हुआ है, ये भी मैंने एक क्वेश्चन से ही उठाया हुआ था। ये बेसिकली जैसे आयरन का ही अगर मैंने लूँ, है ना, कि एक आयरन का जो है Fe54 है, एक है Fe56 और एक है Fe57। तो इसने एक्वायर किया हुआ है 5%, इसने किया हुआ है 90% एंड इसने किया हुआ है 5%। ये एग्जांपल मैंने ले लिया आयरन का देख के कि अलग सेम एटॉमिक नंबर तीनों के, क्योंकि सेम एलिमेंट है बट अलग अलग इन सभी के मास है और अलग अलग इनका कंपोजिशन है। तो परसेंटेज abundance of Fe into its given atomic mass, percentage given abundance of Fe into its given atomic mass and percentage given abundance of Fe into its given atomic mass, ये करके हम तीनों को जोड़ देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले वाले केस को यहां पे लिखेंगे 5 into 54 प्लस दूसरे वाले केस को हम यहां पे लिखेंगे 90 into 56 प्लस तीसरे वाले केस को हम यहां लिखेंगे 5 into 57 अपॉन 100 में हमें निकालना। इस प्रकार से एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट होता है। एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से तो होता है, साथ ही साथ इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास के अलावा भी और सारे भी इस प्रकार से पूछे जाते हैं। एवरेज मास नंबर पूछ लिया जाता है या फिर आपसे मॉलिक्यूल्स का पूछ लिया जाएगा, तो उसे भी आप इसी फॉर्मूला पे लगा के बार बार सॉल्व कर सकते हैं, जिस प्रकार से ये सब निकाल सकते हैं। मीन मोलर मास, हाँ मैं मीन मोलर मास भी बताना चाह रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है, इसे भी बता ही देता हूँ इसी के साइड में। मीन मोलर मास, मीन मोलर मास एक सिचुएशन मैंने लिया है इसमें मीन मोलर मास में कि एक है, इसका जो है वेट 1 है और मास m1 है, B का W2 है और ये m2 है, C का W3 है, m3 है और इसका, समझ गए होंगे आप। जैसे मैंने पहले टर्म में जब मोल्स निकालने के टाइम में बताया था कि इसका वेट है, ये इसका अपना मॉलिक्यूलर मास है और ये इसका नंबर ऑफ मोल्स है। तो मीन मॉलिक्यूलर मास निकालने का जो मेरा फॉर्मूला है वो है this multiply by this, this multiply by this, this multiply by this and then adding all of these, यानी कि n1 m1 plus n2 m2 plus n3 m3 अपॉन में n1 plus n2 plus n3। इसे समझिएगा, जब मैंने पहला फॉर्मूला बताया था तब मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो वेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये जब हो जाएगा तो ये चीज हमारा क्या बनेगा, वेट 1 वेट 2 वेट 3, है ना। और ये मेरा क्या है, टोटल मोलर मास है। ये टोटल मोलर मास मैंने इधर रख दिया, ये मैंने क्या निकाल दिया, ये एक्चुअल में जो वेट के साथ जो मास जब निकल रहा था उसकी बारी हो रही थी। तो ये सब मिलके मेरा मीन मोलर मास बनाएगा। इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे मैं इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे ये देगा, ये मुझे ये देगा, ये मुझे ये देगा। यानी कि इसे मैं ये लिख सकता हूं W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। इन सभी का आप नोट्स कर सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये मैं इजीली कहूंगा कि नोट्स करने के लिए, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने इन्हीं नोट्स के थ्रू जो है बार बार रिवाइज की है और बिलीव मी इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इससे आपके हिट हो जाएंगे। तो ये सारे
जब मैं इन्हें पढ़ रहा था, जिन टीचर से पढ़ रहा था, उन्होंने इन सारी चीजों को इतने अच्छे तरीके से समझाया था और मैंने हूबहू वही चीज कॉपी किया। और मेरा अक्सर यही रहता है कि मैं जो पढ़ने टाइम अपने नोट्स बना रहा हूँ, उन्हीं नोट्स से मैं खुद भी पढ़ता हूँ। अगर मेरे जूनियर्स को या मेरे भाई बहनों को भी मुझे समझाना पड़ता है तो मैं उन्हीं नोट्स से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही वैल्यूएबल नोट्स है। और इन्हीं नोट्स को अगर आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लेंगे, इन्हीं नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप रिवाइज करेंगे क्वेश्चन, बिलीव मी आप एबल होंगे 99% क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बड़े मजेदार टॉपिक पे चलते हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को मैंने मजेदार टॉपिक इसलिए बोला क्योंकि मैं जब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ता हूं ना, मुझे लगता है मैं समझ गया। जब मैं लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ता हूं मुझे लगता है मैं समझ गया, एंड बाद में मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं समझा ही क्यों। तो इसीलिए लेकिन जब मैंने अपने नोट से उसे बार बार रिवाइज किया तो मैंने देखा कि यस, लिमिटिंग रिएजेंट जो है बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पहचानना होता है लिमिटिंग, समझ रहे हैं, कोई भी चीज लिमिट कर रही होगी किसी को, लिमिटिंग है ना। तो रिएजेंट यानी कि कोई एक रिएक्शन हो रहा होगा, है ना, उसमें रिएक्टेंट में कोई एक एलिमेंट बहुत ही कम मात्रा में होगा, एक कंपाउंड बड़े ही कम मात्रा में होगा, वो दूसरे के साथ रिएक्ट करने टाइम अपना उतना ही खर्च कर सकता है जितना वो, और दूसरा वाला तो उससे ज्यादा है। तो स्वाभाविक बात है छोटे वाले की जो मात्रा होगी उतना ही प्रोडक्ट में वो हमें दिख सकता है। दैट्स व्हाई लिमिटिंग रिएजेंट इसका नाम ही रखा गया। तो चलिए इस टॉपिक को भी हम देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो वैसे मैंने लिखा हुआ है कि द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। मुझे नहीं लगता मुझे डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, क्योंकि मैं इसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा भी दे रहा हूं। कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है a+2b। अच्छा, पता है एग्जांपल की सबसे मजेदार बात क्या होती है? एग्जांपल की सबसे मजेदार बात होती है कि जब हम एग्जांपल्स के थ्रू जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल क्वेश्चन जब आता है, जब हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए सॉल्व करना बड़ा ही मजेदार हो जाता है, क्योंकि हमें पता रहता है अच्छा एग्जांपल में ये कर रहा है। बट बिलीव मी, अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के गए हो और देन आपके साथ क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्व नहीं होता है। सो यू नीड एग्जांपल फॉर एवरी क्वेश्चन। आई थिंक यू नीड एग्जांपल फॉर एवरी टॉपिक। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे अगर आप एग्जांपल के थ्रू पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे अच्छा ये चीज हो रही है। बट अगर कोई आपके सामने आके ऐसे खड़ा हो जाएगा एंड सिर्फ डेफिनेशन बोल देगा ना, उसकी नहीं समझ में आता भाई साहब, बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसे मुझे सॉल्व करना है कि a+2b गिव्स 3c, और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास जो प्रेजेंट है गिवन मोल्स, तो आपके पास कुछ गिवन मोल होगा, गिवन मोल्स। तो ए का जो गिवन मोल है 3 है, डी का 9 है, और सी का ऑब्वियसली 0 है, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुई है भैया, अभी तो करंट पहले स्टेज में है। यहाँ पे तो रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसके बाद कुछ बनेगा, तब जाके इसे के पास मोल पहुंचेगा। कुछ है थोड़ी, ये कुछ है थोड़ी। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ना एक और चीज से मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि जब भी आप ऐसे गमले में जब पानी डालोगे ना, जब आप गमले में पानी डालोगे, जहां पे डालना शुरू किया वहां पे मिट्टी गीली हो जाएगी, जहां पे भी नहीं डाला वहां पे पूरा सूखा है, जहां पे डाले वहां पे गीली हो गई, जहां पे पानी नहीं पड़ा वहां पे अभी पूरा सूखा है। धीरे धीरे ज्यादा पानी तब पड़ेगा ना, है ना। वैसे जब धीरे धीरे रिएक्शन होगी, यहाँ पे पानी डल रहा है, गीली मिट्टी है अभी, यहाँ पे तो यहाँ तक हमें पहुंचना है ना, यहाँ तक पूरा पानी पटाना है ना हमें, यहाँ तक इसे पूरा भिगाना है ना। तो ये अभी इनिशियल स्टेज में ये 0 होगा शुरुआत में, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। अब अगला स्टेप क्या करना है कि इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। तो मोल्स कितने रिएक्ट कर रहे होंगे, मोल्स कितने रिएक्ट कर रहे होंगे वो हमें देखना है। तो लिखेंगे हम मोल्स रिएक्टेड, ये 3 है ना, इसे डिवाइड कर दो इसके कोफिशिएंट से। ये 9 है, इसे डिवाइड कर दो इसके अपने कोफिशिएंट से। 3/1 हो गया, 9/2 हो गया। ये निकालोगे, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया
4.5 आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? समझो, गिवन मोल्स मेरे पास 3 था ए का, बी का मेरे पास 9 था, सी का तो कुछ था ही नहीं। मुझे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालनी है कि इसका कितना मोल रिएक्ट होगा, वो मैंने पता लगा लिया है ना। वो मैंने पता कैसे लगाया? गिवन मोल डिवाइड बाय इस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ भी अभी खेलेंगे। अभी तक ये समझो कि इसके पीछे लगा वो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। डिवाइड कर दिया हमने, हमें पता चला कि इसका 3 मोल रिएक्ट किया है, इसका 9.2 मोल रिएक्ट किया है ना। इजी। कम कौन सा है? 3 वाला कम है। अच्छा, जिसका कम मोल रहेगा वही तो लिमिट करेगा कि भाई मेरे पास 3 है तो तू भी मुझसे 3 ही मिल सकता है, उससे ज्यादा तो भी नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये जो कम वाला निकलेगा आपका रेशियो, वही आपका निकल के आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, और तो कुछ है भी नहीं लिमिटिंग रिएजेंट में। और मैं जब सीखा था डेफिनेशन पढ़ लेता था, अच्छा सबसे छोटा वाला होगा, ऐसे होगा, एंड समझ लो कुछ नहीं समझ में आता। ये एग्जांपल देखो, इसके बाद क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे आप बुक में देखोगे आराम से ये सॉल्व हो जाता है, इतना इजी है लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए? लिमिटिंग रिएजेंट के बाद जो मैंने कुछ रखा है, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट तो मैंने रख दिया। अब मुझे ये बताना है कि कोई भी चीज फॉर्म कितना हुआ, है ना। उसको मैं अलग एग्जांपल समझाता हूँ कि भाई ये कितना फॉर्म हो रहा है, वो तो बताओ भैया, तुमने तो इतना बता दिया, आगे फॉर्म कितना होगा। चलिए उसको मैं अगले एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट तो था ही है। अब इसमें मान लो एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, ये निकालो जरा, मोल्स ऑफ NH3 कितना फॉर्म होगा। NH3 बनता कैसे है सर? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपोजिशन से NH3 बन जाएगा। ओके, N2 प्लस H2 gives NH3। यस, नाइट्रोजन हमेशा N2 के साथ रहता है, हाइड्रोजन हमेशा H2 रहता है, बनाना उसको NH3 है। ठीक है, बन गया? बन गया? नहीं बना। कैसे नहीं बना? अरे बैलेंस तो करो, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां पे इतना क्रिएट हुआ, यहां पे इतना क्यों नहीं दिख रहा? कम क्रिएट हुआ ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा क्रिएट हुआ कम दिख रहा है, ऐसा कैसे? ऐसा नहीं होता, बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे कैसे बैलेंस करेंगे? यहां पे 2 नाइट्रोजन है, यहां पे एक ही नाइट्रोजन है, बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन को, इसके बराबर लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नाइट्रोजन हो गया। यहां पे अब हाइड्रोजन 6 हो गया, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, है ना। अब मान लो मोल्स रिएक्टर लिखेंगे हम यहां पे, मोल्स रिएक्टेड। जैसे इसमें दिया हुआ था कि इसके पास 4 मोल है, इसके पास 3 मोल है ना। अभी तो ऑब्वियसली इसके पास 0 होगा, शुरुआती हुआ है, पानी पड़ाना हमने शुरू किया, आखिरी के पास कीचड़ नहीं होना, अभी शुरुआत में कीचड़ है। ये बाद में करते करते कीचड़ को यहाँ पे ले जाएंगे, वही कीचड़ फाइंड करने के लिए इसने बोला कि कितना बना भाई कीचड़ तुम्हारा। ठीक है, ओके। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना चाहिए हमें, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे? इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड किया, इसका कोफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड किया, ये आया 4, ये आया 1। अच्छा, ये 1 आया, यानी कि यही है लिमिटिंग रिएजेंट। तुम ना, तुम्हारा पूरा सामान नहीं खर्च होगा, इतने में ही खर्च हो जाएगा। यही है लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट को एक और तरीका से समझाने का, समझ ही गए कैसे समझाए, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट निकला, अभी तो सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट निकला है। अब मुझे क्या करना है कि मोल्स रिमेनिंग, मोल्स रिमेनिंग कितने मोल्स इसके बचेंगे, कितने मोल्स इसके बचेंगे।
4 मोल थे इसके, ठीक, माइनस कर दो 3 से, मल्टीप्लाई कर दो 1 से, यही तो था लिमिटिंग रिएजेंट, 1 ही तो था ना लिमिटिंग रिएजेंट, इसी के कारण इतना ही कंपोजिशन बनता है ना। ये तो पूरा समाप्त, विलुप्त, ये पूरा विलुप्त। कितना बन के आया? ये 1 बन के आया, ठीक, ये 3 था ना, ये 3 था। मोल्स इसका कितना बचा? पहले जितने मोल्स थे भाई 4 मोल्स थे, 3 में से हमने उसे घटाया क्योंकि इसके 3 मोल के साथ उसे रिएक्ट होना था। लिमिटिंग रिएजेंट 1 है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये कितना बचा था? 0। 3 था, 3 से ही हमने माइनस कर दिया 3 था, पूरा का पूरा अपना ले लिया, 3 से ही मल्टीप्लाइड बाय 1, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, आया 0, ठीक है। ये तो कुछ था नहीं, ये तो अब आएगा, है ना। ये 3 है, इतना तो आ ही रहा है इसके पास, N2 हुई 6, इतने मोल्स आ गए इसके। आई थिंक कंफ्यूजिंग नहीं है। एक और एग्जांपल करवाता हूँ इसका मैं, है ना, कि भाई सबसे पहले आपको बताना है मोल्स कितने रिएक्ट किए, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये माइनस इसका कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट बोल रहा हूँ यार मैं भी, इसका मोल्स माइनस इसका मोल्स, है ना, 4 - 3 इनटू में 1 क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू 1 है, इसीलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आइए एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। अब आसान है कि भाई 4 मोल ऑफ SO2 है, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, इसके मोल्स है 4, इसके मोल्स हैं 5, इसके मोल्स हैं भी 0। इनिशियल प्रोसेस, इसके शुरुआत के मोल्स दिए, इसके दिए हुए, इसके 0 हैं। हमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेना है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम करेंगे कि भाई इसे 4 बाई इसका कोफिशिएंट 2 कर देंगे, 5 बाई इसका कोफिशिएंट 1 है, एंड ऑब्वियसली इधर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये जो वाली वैल्यू ना इसको यहाँ पे लिखो, यहाँ 2, ये कितना बचा? ये तो पूरा खर्च हो गया, 4 था, चारों खर्च हो गया, है ना। आ जाइए भाई 2, इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, बात हो गई खत्म। ये 5 था, 4 के साथ मिला, अरे बेसिकली 2 के साथ मिला ना, क्योंकि लिमिटिंग रीजन तो 2 आया ना, 2 के साथ मिला, इतना तो लेके उड़ गया, है ना। और इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था 1, तो ये बेसिकली बना 3, और ये कितना था? 2 4, है ना। इस प्रकार से लिमिटिंग रिएजेंट, अरे कितना कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो निकालते हैं। तो बेसिक चीज इसमें ध्यान क्या देनी है? बेसिक चीज हमें ध्यान ये देनी है कि इसका जो मोल्स होगा, इसका जो मोल्स होगा, इसका जो मोल होगा, उसको हमने ध्यान में रख लिया। अगला स्टेप कि इसका जो भाई नंबर ऑफ मोल दिया था उसके इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया हमने भी, इसके उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, इधर तो कुछ था ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, है ना। जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता चला कि इसका वैल्यू आया 2, इसका वैल्यू आया 5, 2 की वैल्यू 5 से होती है छोटी, 2 की वैल्यू 5 से होती है छोटी। जब 2 की वैल्यू 5 से छोटी हो गई तो यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये बात तो पक्की हो गई। अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे कि ये हमने रखा 4, नंबर ऑफ मोल्स इसके 4 थे, माइनस ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है ना, सबका सब निकल गया भाई, 0 हो गया ये। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो 5 था, इसने इसके कितने से रिएक्ट किया होगा, इसने इसके 2 मोल से रिएक्ट किया, तो 5 माइनस 2 हमने कर दिया, ठीक है। एंड इसका जो अपना कोफिशिएंट था वो था 1, तो हमने जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई 3, एंड 2 हमने इधर लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 4। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं है इसमें, क्या डाउट नहीं है इसमें, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, आई थिंक मैंने पहले शायद गलत बोला था ना, गलत बोल दिया था क्या मैंने, देख लेना है अगर मैंने पहले कुछ गलत बोला तो, हालांकि मैं वो जब वीडियो एडिट करूंगा उसमें लिख भी दूंगा नीचे कि यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे ये चीज़। देखो फिर से ध्यान देना, ये हमारा हो रहा है रिएक्शन, ओके। ये हमारा जो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 दिया है, O2 दिया हुआ है, एंड SO3 दिया हुआ है। SO3 तो ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है भैया, लिमिटिंग रिएजेंट हम निकाल लिए, कैसे, मोल्स इतना दिया था अपॉन में इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल जितना दिया था अपॉन में इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, 2 आया 5 आया, 5 2 छोटा है 5 से, 2 यहाँ पे लिख लो, ठीक, इजी। 0 होगा ये तो 0 ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो ना करो 0। इसमें क्या करना है, जो ज्यादा वाला है, जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, उसमें से माइनस कर दो वो वाली वैल्यू, ये वाला 2, कि इसी कारण है ना, इसके पास 5 मोल बचे थे बाद में, इसके 5 मोल रिएक्ट होने थे, इसके सिर्फ 2 मोल रिएक्ट होने थे, भाई हटा दो, गायब हो गया, इनटू 1 क्योंकि इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है ना, अपॉन 1, तो ये इसका जो मात्रा बच गया वो इतना बच गया, है ना। और जो हमने ये 2 लिखा था, ये वाला यहाँ लिख दिया था, और इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, इस तरीके से हमने कर दिया, तो कितना फॉर्म हुआ वो हमें पता चल गया। अच्छा, इसके ऊपर पता है क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि मोल्स ऑफ SO3 कितना फॉर्म होगा, इजी निकाले तो अभी। एक और क्वेश्चन है कि वेट ऑफ SO3 कितना फॉर्म होगा, तो वेट क्या होता है भाई, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, खत्म। और क्या पूछेगा, और पूछेगा मोल ऑफ SO3, एवोगाड्रो नंबर, और क्या पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ, दिया हुआ 22.4 से मल्टीप्लाई करिए आगे, और क्या पूछेगा, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, ये लिमिटिंग है तो ये एक्सेस होगा, इसका बचा कितना, 3 मोल बचा, मोल्स ऑफ एक्सेस वेट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, मोल्स दिया हुआ है, कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे हम, 3 है हमारे पास, ये मास भी हमारे पास गिवन है, एवोगाड्रो नंबर भी हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाई करो निकालो, है ना। मॉलिक्यूलर वेट से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वेट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और हमारा पूछेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ वेट, मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंटिटीज, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू एंटिटीज अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो जब वेट पूछेगा तो हमने क्या करना है, जब हमें वेट पूछेगा तो मोल्स में मल्टीप्लाई कर देना है मॉलिक्यूलर वेट से, जब हमें मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो हमें मोल्स में मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर से, और जब हमें वॉल्यूम पूछेगा तो हमें मोल्स में मल्टीप्लाई कर देना है 22.4 से। इस तरीके से एक एक चीजें निकल जाएंगी। हाँ, ये मजेदार चीज है, इसको मैंने एक एक करके डिफाइन कर लिखा हुआ है। एक्चुअली स्टाइकोमेट्रिक अभी हम पढ़ेंगे, स्टाइकोमेट्रिक के बाद हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म, उसके बाद रिलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म, इतनी चीजें। इसके बाद थोड़ी और चीजें, लेकिन वो वाली चीजें थोड़ी एडवांस लेवल है, अच्छे से समझा भी नहीं पाऊंगा ना। खैर, स्टाइकोमेट्री के बारे में हम बात करते हैं। स्टाइकोमेट्री में इसकी थोड़ी बड़ी सावधानी से मैंने लिखी हुई है, और मैं एक एक थ्योरी आपको लिख लिख के समझाऊंगा, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलो सही स्पेलिंग, वाह, ठीक है। ये हो गया स्टाइकोमेट्री, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसमें हमने जब सबसे पहला काम करना है, कभी भी केमिस्ट्री का कभी क्वेश्चन बना रहे हो, रिएक्शंस आ गए हो, सबसे पहले देखो पारखी नजर से बैलेंस कैसे करोगे। अच्छा, बैलेंस का एक तरीका बताऊं, किसी भी चीज को बैलेंस करने का रूल लगाओ, ROHC। सबसे पहले हमें एटम बैलेंस करना है, उसके बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, उसके बाद हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, उसके बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है। तो फिलहाल अभी तो जो भी पढ़ रहा हूं उसमें चार्ज नहीं आएगा, लेकिन जब हम रिडॉक्स की बात करते हैं तो उसमें चार्ज आ जाते हैं। अच्छा, एक और बात कि एटम को तो पता है, एटम ऑक्सीजन किससे बैलेंस करेंगे, जितने ऑक्सीजन की कमी जिधर साइड हो रही है उतना वाटर जोड़ दो, H2 उधर जोड़ते चले जाओ, और जैसे जैसे हाइड्रोजन की मात्रा ऊपर नीचे हो जाए उतना H2 जो है ऐड कर दो, तुम्हारा रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस हो जाएगा। अभी कभी बैलेंस करने की बारी आएगी ना तो मैं बता भी दूंगा। एक चीज और समझो, यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक हम समझ तो रहे हैं, एक चीज और समझते हैं इसमें ना, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है भैया? हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिली हुई कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन होगी, हाइड्रोकार्बन। अच्छा ठीक है, तो पहले इसको देख लो कि CX है, HY है। हालांकि 10th में तो हमने पढ़ाई है एल्कीन एल्कीन एल्काइन के बारे में, उसी के ऊपर ये सारे बैलेंस्ड होने हैं, लेकिन कई बार मामला फंसता है, तो उस मामले में फंसे हुए ये तरीका ध्यान रख लो, एकदम बहुत मस्त तरीका है। जब हाइड्रोकार्बन को हम मिलाते हैं O2 के साथ तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है, करेक्ट। जब हम कभी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। आओ बैलेंस करते हैं, किया जाए बैलेंस। क्या बताया था मैंने भैया? आपने बताया था AOHC। AOHC में सबसे पहले ए का मतलब क्या होता है? ए स्टैंड्स फॉर एटम्स। एटम्स को बैलेंस करते हैं सबसे पहले, करेक्ट। इसमें X कार्बन है, इसमें सिर्फ एक कार्बन है, दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या लगा दूंगा? X से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, है ना। कार्बन इज बैलेंस्ड। नाउ कार्बन के बाद क्या बताया था? AO, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है, हो जाएगा। कैसे हो कि हाइड्रोजन कितना, यहां पे Y है, वहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे Y है वहां पे 2, यानी कि यहाँ पे Y/2 रख दें, Y/2 हाइड्रोजन से काम हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे 2 Y हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी Y हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, भैया आपने थोड़ी देर पहले बताया था AOHC, मतलब एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे बैलेंस करना है। आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, हाँ कर दिया, क्योंकि आसान था ना, दिख रहा था ना। मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जब चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो तुम्हें दिखे नहीं कि आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें। यहाँ पे ऑक्सीजन को भी पहले बैलेंस करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें आसानी से दिख रही हैं, वही मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला थोड़ा उलट फ्लट होगा, लेकिन वो फॉर्मूला है, वो इक्वेशन है। इक्वेशन में वैल्यूज डालने के बाद बनती है। इक्वेशन को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो उसको हम -x प्लस वाई भी तो कह सकते हैं, उसको हम x इक्वल टू वाई भी तो कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार के चेंजेस इसमें आएंगे जब आप AOHC लगा लेंगे, ठीक है। अब मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कितना आएगा? यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2x प्लस y/2, ये बात 2x प्लस y/2 यहाँ पे है। यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे 2 ऑलरेडी है ना, 2 ऑलरेडी, सिंपल 2 से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे 2 था और यहाँ पे y था, मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये वाली चीज मुझे हटानी थी, इसके मल्टीपल वही चीज करना है, डिवाइड करके डाल दूंगा। 2 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा क्या आएगा? x प्लस y/4। इस तरीके से हो गया बैलेंस। एग्जांपल देखो, देखो
जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4, ठीक, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, यानी कि C1H4 जब रहेगा, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन में यह होना चाहिए X प्लस, यानी कि 4/4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2, ठीक है, 2O2, X नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, यानी कि 1 ही रहेगा तो CO2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस Y नंबर, यानी कि ये हो जाना चाहिए 4 है ना, 4/2 होता है 2, 2H2, बैलेंस्ड है, हाँ मुझे तो लग रहा है बैलेंस्ड है। कैसे, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन, अरे बैलेंस है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस्ड, पढ़ो बैलेंस्ड है, कुछ नहीं। तो अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था, हाँ इस चीज को ना, अब ये चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये चीज मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ना स्टोइकोमेट्री समझाऊंगा कि स्टोइकोमेट्री होती क्या है, किसी चीज को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, और वो वही चीज है जो मैंने जब मोल्स बताया था ना, जब डिवाइड कर रहे थे एंटिटीज अपॉन अवोगाड्रो नंबर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4, जब SCPO पे होगा, वही चीज लिखूंगा यहाँ पे, बस उसको लाइन में लिख दूंगा, हो जाएगी सॉल्व, देखना वही होती है स्टोइकोमेट्री, और कुछ नहीं होती है। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी CH4, बैलेंस करना सिखाओगे मुझे, सिखा दो थोड़ा, गलत तो नहीं किया मैं, देख लूँ कॉपी में, देख लो भैया कॉपी में क्या याद रखोगे, तब से तो कॉपी सही देख के पढ़ा रहे हो, देख ही लो, हाँ सही लिखा है, सही लिखा है भाई, वाह। इसे मैं 4 तरीके से डिफाइन करूंगा, कैसे, इन फॉर्म ऑफ मोल, सेकेंड वन इन फॉर्म ऑफ वेट, थर्ड वन इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंटिटीज वाला पार्ट, फोर्थ इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम एट STP। कैसे डिफाइन करूंगा, मोल्स, अच्छा भैया मोल्स थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन is reacted with 2 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water। अरे ये तो स्टेटमेंट दे दिया मैंने, चलो ठीक है स्टेटमेंट दे दिया ना, लिख लो उसी चीज को कि with respect to मोल, कैसे लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ, ही है हाँ, 1 मोल ऑफ CH4, 1 mole of CH4 reacted with, समझ रहे हो, reacted with 2 mole of oxygen, to give what, 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of H2O। वाह, सिर्फ इतनी सी बात, हाँ इतनी सी बात, कॉपी में देख लो, चेक कर लो, लिखा है 1 mole of CH4 is reacted with 2 mole of O2 to form 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। कुछ गलत लग रहा है, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं यहाँ पे बिना देखे लिखा, अब मैं इसको बिना देखे यहाँ पे पढ़ा, अंतर है, कोई डिफरेंस नहीं है ना, चलिए आगे चलो। अब है इन फॉर्म ऑफ वेट, मजेदार सी बात, यहां पे ना फॉर्मूला रिकॉल होगा अपना, कौन सा फॉर्मूला, ये जो रिलेशन, वो वाई वाला जो रिलेशन बनाया था मैंने, वो वाला फॉर्मूला रिलेट होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू IGHT, वेट आती है मुझे पहले, आगे चले, हाँ बिल्कुल, क्या है वेट, कैसे निकालोगे यार, कैसे निकालोगे वेट, आता है वेट निकालने, हाँ आता तो, अरे हाँ आता है यार, मैंने बताया था ना कि मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना हो जाएगा भैया, तो वेट निकालने के लिए हम क्या करते थे कि मोल्स में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, हाँ
वही काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलो कि 1 नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट 4 12 4 16 1 इंटू 16 ग्राम, ऑब्वियसली वेट है ये, ऑफ CH4 reacted with 2 into O2 की वैल्यू लिखनी चाहिए मुझे ना, O2 की, क्योंकि यहाँ पे 2 है, O2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली O2 हो जाएगा। हाँ, तो O2 से लिखेंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to give 1 into 32 plus 12 44 16 plus 2 18 ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू वेट कॉपी में देख लो, हाँ भैया देख लो। 1 gram of CH4 is reacted with 2 into 32 gram O2 to form 1 into 44 gram of CO2 and 2 into 18 gram of H2O। सही लिखा ना, सही लिखा है। सियाने की मुझे भी आ रही है चीज है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है, पता है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है। इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते थे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे भैया। 1 into Na amount of CH4 reacted with 2 into Na amount of oxygen to give 1 into Na amount of carbon dioxide and 2 into Na amount of water। ये 3 चीज बता दी मैंने। अब मुझे चौथी लिखनी है, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट STP। अब उसे लिखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, फिर उसको अलग से लिखूंगा, वीडियो में अच्छे से आएगी नहीं। होमवर्क क्वेश्चन कर लो इसे, कमेंट में लिख देना, ठीक है, कमेंट में इसे लिख देना कि भैया STP के फॉर्म में हमें निकालना होगा ना, हमें पता चल चुका है, वैसे निकालेंगे, कर देना यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, स्टैकोमेट्री के बाद मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये पता है, ये वाला जो टॉपिक है ना, हेडिंग डाल देते हैं, उसके बाद बताऊंगा क्या मजेदार कहानी। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं CHO का, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, किसी भी किताब में देखो सबसे पहले वही चीज लिखी होगी, इसलिए जब मेरे सर ने पढ़ाया ना तो उन्होंने भी मुझे CHO के साथ पढ़ा दिया, वही चीज मैंने कॉपी में लिख दिया। अब मैं भी उनकी चीटिंग करके यहाँ पे वही चीज लिख लूंगा। ग्रुप में डिवाइड करो, पहले बनते हैं इसमें एलिमेंट के सेक्शन, एलिमेंट के बाद बनता है परसेंटेज कंपोजिशन, ये भी सिखाया मैंने। उसके बाद बनता है एटॉमिक वेट, ये तो पता ही है हमें। उसके बाद बनता है परसेंटेज एटॉमिक वेट, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, यानी कि परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट।
क्या होगा, समझेंगे क्या होगा। फिर सिंपल रेशियो, फिर सिंपल होल रेशियो, इतनी सी बात है भैया। कहानी अपने मन से कहानी, अरे नहीं यार, थोड़ी देर पहले बोला था ना कि मैं एक कहानी बताऊंगा अभी। क्या, जब मैं 11th में गया, हम लोग का पहला लाइब्रेरी का पीरियड, लाइब्रेरी के पीरियड में ना हम लोग बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ये वाला क्वेश्चन आया, मेरे फ्रेंड ने सॉल्व कर दिया, मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मैंने तब तक नहीं पढ़ा था। उसने इसलिए सॉल्व कर लिया क्योंकि वो पहले से कोचिंग जाने लगा था, मैं नहीं गया था। उसने मुझे सिखाया पहली बार। अंदाजा मुझे इस टाइम से हो गया था जब सर ने बताया था, तो नोट पढ़ा लिया, तब तो बहुत अच्छे समझ भी गया। उसने मुझे बताया पहली बार, मैं इतने अच्छे समझाना, जब फाइनल एग्जाम था 11th का, मैं करके आ गया क्वेश्चन, मेरे दोस्त ने गलत कर ली ना, मजेदार बात ये होती है। एलिमेंट लिखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन 40.6 है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन 5 है, और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन 54.4 है। इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? इतना तेज इसलिए चिल्ला रहा हूं, गला बैठ गया मेरा, आवाज नहीं पहुंचेगी फिर फोन तक। हाँ। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होता है? 12। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। ऑक्सीजन होता है 16। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, परसेंटेज कंपोजिशन की बात हो रही थी, 40.6 अपॉन 12, 5/1 एंड 54.4 by 16। इसकी वैल्यू यहीं पे निकाल के लिख देता हूं क्योंकि मेरे कॉपी में लिखी हुई है, तुम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, नहीं तो सॉल्व कर सकते हो, इतने डिवीजन तो आती है। एक चीज मैं मेरा कॉपी में लिख सकता हूं, ये इसकी वैल्यू जो आई थी वो अप्रोक्सीमेटली आई थी 3.38। इसकी वैल्यू आई थी 3.4। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो कैसे करते हैं ये सीख लो क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे छोटा होगा उससे सबको डिवाइड कर देना, यानी कि 3.38 से ही 3.38 को डिवाइड करेंगे हम। 5 से हम 3.38 को डिवाइड कर देंगे, और 3.4 से ही को भी 3.38 से डिवाइड करेंगे। जब इससे इसको डिवाइड किया 1, इसको भी जब इससे डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। इसको जब इससे करेंगे तो आएगा 1.5 के लगभग। यार 1.5 के लगभग आएगा, कॉपी में लिखा है इसलिए बोल रहा हूं। सिंपल होल नंबर रेशियो, ये होल नंबर है नहीं है, दुगना कर दूंगा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 3 2 2 लिख दो, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। यही चीज मैंने लिखी, अरे वाह, यही चीज तो मैंने लिखी हुई है, यही चीज मैंने अपनी कॉपी में लिखी है। ये होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, हाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों नहीं? अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है यार, ये होगा। अरे हाँ जाना, मुझे पता है, मैं खुद बीच बीच में आ रहा हूँ ना, जब टीचर मुझे पढ़ाते हैं यूट्यूब पे उन्हें देख लेता हूँ मैं, तो मुझे लगता है ये सामने क्यों आता है, साइड में होते तो मैं नोट कर लेता। हाँ नोट कर लो, कर लिया। स्क्रीनशॉट मार लो, ऐसे साइड से दूंगा ना, बहुत लोग स्क्रीनशॉट कोई नोट मार, स्क्रीनशॉट से ही मार के नोट बनाते हैं, मैं भी करता था कभी कभी। फिर बाद में कॉपी में नहीं लिखता था, सब पछतावा था, कुछ पढ़ाई नहीं, तो फिर से वो लेक्चर देखता था मैं, टाइम वेस्ट होता था, लेकिन हाँ कॉपी में लिखता था फिर मैं। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे कैसे कैसे कैसे? 12 2 जा 24 प्लस 1 3 जा 3 प्लस 16 2 जा 32, यानी कि ये हो जाएगा 3 2 5 4 9 3 3 9 2 11 119। ओ सॉरी 119, हाँ 119 ही तो आ रहा है मेरा। 119 कहां से आएगा यार? हद है, ये 3 को भी मैंने ऐड कर लिया ना।
वेरी बैड, पता नहीं कैसे ऐड किया मैंने अभी, वही मैं भी सोच रहा हूँ। 4 3 7 2 9, हाँ 3 3 6 3 3 ओह 3 2 5 59। ये सारी गलती मैं अपने एग्जामिनेशन में हमेशा करता हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक मेरा हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है। जी हाँ, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, आप ध्यान रखना, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, अगर किसी का मॉलिक्यूलर लेट क्या, मान लो एक क्वेश्चन है कि इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट ऑफ C2H3O2 इक्वल्स टू 118, फाइंड n। ये n क्या बला है, इसको मैं यहां पे सॉल्व करूं तो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट से ना 118 से डिवाइड कर देंगे 59 में, ये आ जाएगा 2, यही निकलेगा n, ये निकलेगा n। अब इतना समझ लो कि मैं बता रहा हूं n है क्या, इन सबको रब करके मिटा रहा हूं। n वो चीज है जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। कैसे 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 कि इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट जब हम लिखेंगे तो एक रेशियो आएगी, वो जो रेशियो आएगी उससे जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला सबका होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये चीज याद रखना। इंपेरिकल फॉर्मूला सबका होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है हमेशा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें थोड़ा ना पता है यार वो कितना मोटा है कितना पतला है, लेकिन हाँ हमें पता है कि ये एक चीज है, ये इसका सबसे बेसिक फॉर्म है, इसके अलावा इसके बहुत सारे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट इक्वल्स टू होता है n, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ग्रेट, ठीक है, ये हो गया। अब पता है इसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं ना इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ। बहुत कुछ मैंने बता दिया, पता नहीं मैंने कैसा बताया क्योंकि इतना लंबा लेक्चर ये पहली बार शूट हो रहा है मेरे थ्रू, क्योंकि मैं छोटे छोटे चीज़ याद करके डायरेक्ट लिख देता था। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा सारा चीज़ पढ़ाने की कोशिश करूँ। उसका दो फायदा है, एक तो मेरे भी पूरे हो जाएंगे, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा जो देख रहा होगा ना तो 5-5 मिनट के 10 वीडियो देखते हैं इरिटेटिंग लगता है, लेकिन 50 मिनट का एक वीडियो भी ना बहुत सही लगता है, इसीलिए मैंने ये काम किया। मेरे नोट्स है सामने, ऑब्वियसली मुझे देख के पढ़ाने की जरूरत हो रही है क्योंकि इतना ज़्यादा मेरी मेमोराइजिंग कैपेसिटी नहीं है, ना ही मैंने कभी पढ़ाया है किसी को, है ना। ये पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, तो ऑब्वियसली कुछ गड़बड़ी तो होंगी। मुझे नहीं पता मैंने कितना अच्छा पढ़ाया कितना बेकार पढ़ाया, हाँ लेकिन सही चीज़ पढ़ाने की कोशिश की क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में लिखी है, एंड बिलीव मी मैंने एक अच्छे टीचर से ही समझ के लिखा है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।